अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया है दिन, नई है सुबह, नया है आज़म और इसी आज़म के साथ आपके लिए हम हाजिर हैं। कई डिफरेंट मौज़ूआत हैं जिनमें हमने आज करनी है आपसे बात, लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात। आज की अच्छी बात यह कि ज़िंदगी में मुकाबले का पहला मैदान आपका नफ्स है। इससे मुकाबला कर लें, ख़ुद को आज़मा लें कि आप आज़ाद हैं या ग़ुलाम हैं। अब आप अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम भी हो सकते हैं और दीगर ज़रूरियात के ग़ुलाम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ख्वाहिशात और दीगर ज़रूरियात के पिंजरे में क़ैद रहेंगे तो शायद, जिसको कहते हैं कि खुल के खेल ना सकेंगे। तो एक बार अपने नफ्स पे काबू पा के देखिए, यकीनन दुनिया आपके कदमों तले होगी। अब ज़रा आज के शो पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। क्या लाजवाब खेला है इंग्लैंड और क्या बकवास खेले हैं हम। टेस्ट मैच की शक्ल तब्दील करके रख दी है। टेस्ट मैच में मतलब कि इनकलाब बर्पा कर दिया है। इंतहाई दलेराना क्रिकेट देखने को मिली। हम तो पिच को रो रहे थे और हम कह रहे थे कि जी हम इतने फ्लैट हमने विकेट बना दी है, इतने ज़्यादा रन्स बन गए हैं, स्कोर जो है वो हम पकड़ नहीं सके। इंग्लैंड ने धुआंधार बैटिंग कर ली, पिच को अच्छी तरह मॉनिटर किया और फिर इसकी हिकमत अमली भी बनाई, मैच जीत लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस तरीके की फील्ड सेटिंग उन्होंने की हुई थी, जिस तरीके की कंडीशंस को उन्होंने अप्लाई किया, जिस तरीके की कंडीशंस को उन्होंने यूटिलाइज किया। आप सबको पता है कि स्लाइवा से बॉल को अब शाइन नहीं तो उन्होंने लीच के सर से लेके और बाकी तमाम वो जगह जहां पे वो पसीना हासिल कर सकते थे बॉल के लिए, वहां उन्होंने रब किया और वहां उन्होंने बॉल को बनाया। और फाइनली वी सॉ लेटरल इन द इनिंग्स के जब उनको रिवर्स भी मिला, जेम्स एंडरसन को रिवर्स मिल जाए तो फिर कहाँ इन्होंने छोड़ना है। तो फिर हुआ ये कि हम टेस्ट मैच हार गए पहला। दूसरी जानिब फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले अपने जोरों पर हैं। आखिरी मैच रह गए, आखिरी 2 मैचेस रह गए राउंड ऑफ 16 के, लेकिन कल बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ एंड जापान को अपने अलावा ब्लेम करने के लिए और कोई नहीं मिलेगा। क्रोएशिया ने जापान को शूट आउट्स पर शिकस्त दी। दूसरे मैच में तो ब्राज़ील ने दिखाया कि वो क्यों है ब्राज़ील। जनूबी कोरिया को 4-1 से हरा दिया। पहले ही 36 मिनट में 4 गोल धाए दाग दिए। तो क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील और जनूबी कोरिया मध्य मुकाबिल होंगे। नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना, इंग्लैंड और फ्रांस पहले ही क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। तो इसके अलावा हम मज़ीद भी बात करेंगे क्रिकेट और स्पोर्ट्स दोनों पर हम तज्ज़ियाकारों से बात करेंगे। ख़ास तौर पे फुटबॉल पे तो हम ज़रूर बात करेंगे, जहां पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ और ब्राज़ील ने हरा दिया जी कोरिया को। तो लेट्स सी कि अब आगे जो है आज आखिरी टीम वो कौन सी होती है जो क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी। विल इट बी सम अफ्रीकन टीम, मोरक्को आएगी, या फिर जैसे कहा जा रहा है कि इट विल बी द बैटल ऑफ ऑल बैटल्स, यानी कि इट विल बी पोर्टुगल वर्सेस स्पेन। वक्त बताएगा। अब थोड़ा सा हम वेदर की बात करते हैं। दिसंबर शुरू हो चुका है, मौसम बदल रहा है, कहीं सर्दी है, कहीं बर्फबारी है। लाहौर और कराची से हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि क्या उनके शहरों की सूरत हाल है। लाहौर में तो इस वक्त सर्दी आ चुकी है, लेकिन कराची में आ रही है, जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, पता नहीं लगा रही। जब बात हो रही है सर्दियों की तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स की बात ना हो ये तो नाइंसाफ़ी है। हमारे बहुत ही प्यारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम आपको बताएंगे कि कराची में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें क्या हैं, और इसके अलावा इंतहाई अहम मौजू पे हम आपसे आज बात भी करेंगे। सोशल मीडिया पर जो वाहियात किस्म का कंटेंट है, जिसको अगर मैं बेहुदा कहूँ तो फिर बेजाना होगा, उसकी भरमार होती जा रही है। बदज़बानी, बदकलामी को ट्रेंड का नाम दे दिया जाता है। देखिए, इन सब से हमारे माशरे पे तो असर पड़े जो हमारे बच्चे हैं हुआ ग्लूड टू द मोबाइल, उन पे क्या कुछ असर पड़ रहा है। उनके लिए ये जितनी बदअखलाकी और जितनी बदतमीज़ी होगी उतना ज़्यादा देखा जाएगा, लाइक किया जाएगा। उनको इस ट्रैप से कैसे निकाला जाए, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हमारे साथ होंगे खुसूसी मेहमान जिन्होंने अपनी मजबूरी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि माशरे के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई। मिलवाएंगे एक बाहिम्मत खातून इकरा नूर से भी, लेकिन उस सबसे पहले हम ज़रा आपको एक तिलिस्माती दुनिया में ले जाते हैं और सवाल उठाते हैं, क्योंकि सवाल उठाना इंसान का बुनियादी जुज़ है। सवाल यह है, क्या हम कायनात में तन्हा, कहीं और कोई ज़िंदगी है या नहीं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम शुरू हो चुका है। 1 लाख से ज़ायद एंटेनास नस्ब किए जा रहे हैं, सबसे ताकतवर वीडियो टेलीस्कोप तैयार किए जा रहे हैं। इस सब पे एक रिपोर्ट देखते हैं।
तो अब ज़रा हम मौसम की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको इब्तदाई में बताया था कि मुल्क में पूरे मुल्क में तो सर्दियां आ गई हैं। यहाँ कराची में पता नहीं कब आएंगी, थोड़ी देर के लिए आती, थोड़ी देर के लिए जाती है। सर्दी हो गई, बिजली हो गई कराची की, आ रही है जा रही है, पता नहीं चल रहा। तो हमारी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी साथी रिपोर्टर्स, उनसे हम बात करते हैं जी। कराची से सैयदा जीनत है हमारे साथ और इसके अलावा लाहौर से आयशा अता है हमारे साथ। तो पहले हम ज़रा कराची का रुख करते हैं। जीनत, सुबह 6 बजे कुछ और मौसम, फिर 8 बजते बजते कुछ और मौसम, दोपहर में जो है वो धूप की तमाज़त होती है और रात में फिर, बाय द वे आपका बैकग्राउंड तो बड़ा अच्छा है, इस वक्त हवा भी चल रही है हल्की हल्की। तो ज़रा बताएं कराची के मौसम की सूरत हाल में। मौसम 4 ही होते हैं, लेकिन कराची का मौसम 4-5 हिस्सों में बटा हुआ है। बात की जाए अगर मौजूदा मौसमी सूरत हाल की, तो धूप में खड़े होते हैं तो गर्मी सी महसूस होती है, छाँव में जाते हैं तो हल्की सी खुनकी सी महसूस होती है। गुज़िश्ता रात जो दर्जा हरारत है वो 14.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 से 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सर्दियाँ कराची में बिल्कुल आने को तैयार नहीं है, एंट्री देने से मना कर रही हैं। न जाने कौन सी नाराज़गी है सर्दी की जो कराची वालों को मैसर ही नहीं आ रही है। बात की जाए अगर मौसमी सूरत हाल की, जैसे मैंने आपको कहा कि कराची का मौसम 5 से 6 हिस्सों में बटा हुआ है। आपने भी निशानदही की कि सुबह 6 बजे अलग, 8 बजे अलग, दोपहर में अलग, शाम में अलग और रात में अलग होता है। अलबत्ता कराची वालों को आज सबसे ज़्यादा जो अच्छा मौसम लग रहा है वो रात का मौसम लग रहा है, क्योंकि खुनकी बढ़ जाती है, ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं। इस टाइम भी 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर शुरू होते ही सर्दियां आ जाएंगी, लेकिन दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता महकमे मौसमियात को उम्मीद ज़रूर है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कड़ाके की सर्दी धूम मचाते हुए एंट्री देगी। अब शहरी इंतज़ार में है कि वो धूम मचाती सर्दी आए ताकि हम अपने स्वेटर्स निकालें, अपने ब्लैंकेट्स निकालें और इस सर्द मौसम को इंजॉय करें। बिल्कुल। जो हमारी महकमे मौसमियात और दीगर क्लाइमेट चेंजर से बात, जो आपने बात की ना कि हम कपड़े निकालें, स्वेटर्स निकालें, वरना तो उनको कराची वाले अजायब घर में ही रख दें। हम आपसे मज़ीद भी बात करते हैं, ज़रा लाहौर का रुख करते हैं, बिकॉज लाहौर का मौसम, बाय द वे आयशा था, अभी जब तक जीनत बात कर रही थी तो जीनत ने कोई 1-1.5 मिनट बात की होगी। 1-1.5 मिनट पहले थोड़ा सा फॉगी वेदर था, 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर ही आपके पीछे से फॉग गायब हो गई है। लाहौर की क्या सिचुएशन है आयशा, यहाँ पे फॉग की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। बिल्कुल, जाड़े ने तो लाहौर में एंट्री दे दी है और दिन के औकात की अगर बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात के औकात में सर्दी में जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाता है। रुख बदलने का था तो सबको इंतज़ार, मगर मौसम जो है वो बदला है, उसके अलग ही अंदाज हैं। जाड़ा तो आ गया है, लेकिन उसके साथ जो है वो आलूदगी के गहरे बादल भी जो है वो अपने साथ लाया है, जो कि छटने का जो है वो नाम ही नहीं ले रहे। 2 माह हो चुके, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसमें कमी आने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी अगर मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो बागों का शहर लाहौर जो है आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर के पहले 10 आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर भारत का शहर दिल्ली, जबकि शहर काई जो है वो तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है। आसमान पर जो है वो धुंधनुमा जो स्मोक है उसके बादल इसलिए भी गहरे हो रहे हैं क्योंकि शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर भट्टे और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि महकमा माहौलियात की जानिब से दावे तो हज़ार किए गए कि स्मोक सीज़न को शुरू होने से पहले जो है वो इसको ख़त्म किया जाएगा और लाहौर को स्मोक फ्री बनाया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह शहर के बीचों बीच फैक्ट्रियाँ और भट्टे फ़ाल हैं, इसी तरह से गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। तो इसका मतलब है कि इनकी जो महकमा माहौलियात की कारकर्दगी है वो दफातर की 4 दीवारी तक ही महदूद होकर रह गई है, क्योंकि लाहौरियों को, शहरियों को जो है किसी भी तरह से आलूदगी जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से यही कहा गया है कि फरवरी के वस्त तक कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन लाहौर में जो है वो स्मोक नहीं होगी। अभी भी मेरे अकब में जो है वो आपको हल्की हल्की धुंध जो है वो दिखाई देगी, लेकिन ये धुंध जो है वो आलूदगी के है, ये फोग नहीं है बल्कि इसको स्मोक कहा जाएगा। और जैसे जैसे दिन जो है वो गुजरता जाएगा शहर की सड़कों पर जो है वो गाड़ियाँ जो है वो तेज़ होती जाएंगी, वैसे वैसे जो है वो स्मोक बढ़ती जाएगी। और यही वजह है कि लाहौर जो है वो आलूदा
तरीन शहरों की फहरिस्त में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन पहले नंबर पर नहीं होता। और ये जो आयशा मामला जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, और ख़्वाह वो कराची हो या वो लाहौर हो, लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सर्दियाँ आएंगी तो वो एंजॉय करेंगे, लेकिन वो बेचारे मास्क लगा के ही घूमते हुए नज़र आएंगे। मैं आपकी जानिब फिर भी दोबारा आऊँगा। मैं ज़ीनत, आप महकमा मौसमियात से आपकी गुफ्तगू हुई है, आप बता रही थी कराची में बाज़ाब्ता बाकायदा ये सर्दी कब आएगी, ये बेकायदगी कब ख़त्म होगी? महकमा मौसमियात को तो यही बताना है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से जो है वो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने इस बात की भी निशानदही की कि ये जो सर्दियों के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव है ये सिर्फ हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज क्यों है? क्योंकि गाड़ियों में हमारे जो फ्यूल है उससे जो स्मोक बाहर आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का ज़रिया बन रहा है। साथ साथ हमने जो है वो डिफॉरेस्टिंग शुरू कर दी है, दरख्त नहीं है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। और ये भी इंकशाफ किया कि सर्दियों का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो कम होता जाएगा। और हमने देखा भी कि नवंबर में, अक्टूबर के एंड से या नवंबर के स्टार्टिंग से सर्दियां शुरू हो जाती थी, लेकिन अब सर्दियां शुरू नहीं हो रही। साथ साथ गर्मियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि अगले साल या आने वाले कुछ सालों में 50 डिग्री तक जो है कराची के टेम्परेचर जाने का इम्कान है। तो ये तमाम तो जो निज़ाम तब्दील हुआ है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। हम देख रहे हैं कहीं सर्दी आ गई है, कहीं सर्दी नहीं आई है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी ने इस मौसम पे भी अपना रंग जो है वो छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया ज़ीनत, आप कराची से मौजूद थी, आयशा आप लाहौर से मौजूद थी। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है वैसे वैसे हवा तब्दील होती है, फ़िज़ा तब्दील होती है, हमारे खाने पीने तब्दील होते हैं। हल्की सर्दियाँ कराची में तो शुरू हो चुकी हैं, गनीमत जानिए इसको। बाज़ारों में खुश्क मेवों की दुकानों पर एक और गनीमत है, और वो है हमारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स। अब कीमतें क्या हैं? क्या वो कीमतें गनीमत हैं ख़रीदारों के लिए? खुर्शीद आलम गए, उन्होंने रिपोर्ट बनाई, आपको दिखाते हैं। मौसम सरमा शुरू होते ही कराची में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो चुका है, लेकिन कितने लोग इसे ख़रीद पाते हैं और कितने नहीं, ये हम मालूम करेंगे ख़रीदारों से और ख़ुद ताजिरों से भी। ड्राई फ्रूट बहुत महंगा हो गया, पिछले इस बार 30 साल बहुत महंगा हो गया है। खजूर भी महंगे हो गए और ड्राई फ्रूट भी महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। वही लोग ख़रीद सकते हैं जो माशाल्लाह खुशहाल हैं, और ये एक इस चीज़ में नहीं, और भी कई चीज़ें हैं खुश मेवे के अलावा भी बेसिक जो नीड्स हैं वही पूरी करनी मुश्किल हो रही है आजकल के हालात में। बचपन में तो इतना नहीं खाते थे, अभी शौक चढ़ गया खाते। महंगाई तो ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा। आप मेवे की क्या बात करें, जब आप साफ़ पानी साफ़ हवा के लिए तरस रहे हैं तो ये क्या है? तो बिल्कुल लगता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बचपन में खाते थे और सस्ता मिलता था काफ़ी, हद तक ये चिलगोज़े वगैरह ठेले से ही मिल जाते थे, लेकिन अब तो लेने से भी नहीं है। 2 साल हो गए चिलगोज़े लिए ही नहीं है। पहले चिलगोज़ा बहुत सस्ता आ जाता था, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो लिया हुआ है, और आज जो है 8,000 रुपये किलो है। महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। उनका कहना है कि महंगे खुश्क मेवों के मुकाबले में सब्र का फल खा के गुजारा किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जरा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स की। फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और कल तो कमाल ही हो गया। क्रोएशिया और जापान का मैच अगेन प्रूव टू बी अ वर्ल्ड कप मैच, कि जहां पे क्रोएशिया ने शूट आउट्स पे शिकस्त दी जापान को। ऑल्दो के जापान ने जो है वो खाता खोला था और पहला गोल जापान ने किया। उसके बाद क्रोएशिया केम फ्रॉम बिहाइंड, उन्होंने लेवल किया। मैच में कई मौके आए जहां पे लगा कि अब गोल हो सकता है, तब गोल हो सकता है, लेकिन फिर हुआ ये कि एक्स्ट्रा टाइम पे गया, एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल नहीं कर सका। एंड देन हुआ ये कि शूट आउट्स पे गया, एंड शूट आउट्स पे लग नहीं रहा था कि ये गोल करने आए, बल्कि लग रहा था कि ये गोल मिस करने आए। और फाइनली जिसने कम गोल मिस किए वो जीत गया, दैट वाज क्रोएशिया। खासतौर पे जो क्रोएशियन गोलकीपर थे उन्होंने तो कमाल कर दिया और उन्होंने जो है पेनल्टी बचाई, जिसके बाद क्रोएशिया आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। ये तो हुआ कांटे का मैच,
दूसरे मैच बिल्कुल भी कांटे का नहीं था, वो बहुत ही आसान था। ब्राज़ील ने साउथ कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी, धड़ाधड़ गोल दागे और ये जो गोल दागने में सारे के सारे ही आगे आगे रहे। सबसे मज़े की बात ये, विद इन फर्स्ट 36 मिनट्स ऑफ द मैच ब्राज़ील ने 4 गोल कर दिए थे। इसके बाद बेचारा साउथ कोरिया कैसे ही उठ पाता। तो इस सब पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट अब्दुल मोईद। मोईद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जो क्लिफ हैंगर था क्रोएशिया वर्सेस जापान। और मतलब माई हार्ट वॉज विद जापान, लेकिन हार्ट इज़ ब्रोकन। बाय द वे कल तो 2 मरतबा दिल टूट गया। पहले सुबह हम हार गए पिंडी टेस्ट, रात में जी जापान इज़ आउट। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जापान को अपर एज हासिल था, बट उन्होंने पेनल्टीज मिस की एंड दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दैट। जी अस्सलाम, थैंक यू। ओवरऑल देखें तो इट वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जापान जिस तरह आया था फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस, एक्चुअली जापान की वजह से जर्मनी गॉट नॉक्ड आउट. So Japan was a surprise package in the knockout stages, or the way they played yesterday was amazing again. Japan last match जो Japan का था, Japan beat Spain 2-1 to get into these knockout stages. लेकिन coming against Croatia, who have players like Perisic, Luka Modric, and then Lovren, such experienced players. Let's not forget, Croatia was the finalist of 2018 World Cup. They played the final against France and eventually they lost. So they have a lot of experience in the team, though they were not playing up to their mark. Like in Croatia, the style of play, this team does not score a lot of goals. They're solid at the back, or what they do is they score one goal or 2 goals and they sit back and they just enjoy the game and move the ball around. So hats off to Japan actually for giving them such a good competition yesterday. I think their defense was good. Japan, the way Japan played, they played on the counter attack. They had good defense players, like experienced players, Premier League players like Tomiyasu, who plays for Arsenal. In the start, in the first half, it was all Japan. That's why they scored. In the second half, Croatia came back. It was a superb goal by Ivan Perisic. Right. The header, just the ball in the right, such a precise header. And at the end of the day, all about the nerves. Yes, Japan, absolutely. It's all about the nerves. मोहित, तो जैसे कि आपने कहा कि क्रोएशिया सिट्स बैक आफ्टर स्कोरिंग 1 or 2, लेकिन ब्राज़ील बिल्कुल भी सिट बैक नहीं करता भाई साहब। 1, 2, 3, 4 ग्रुप ऑफ 16 में अगर आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं और आपको आगे से सोचें आप अगली टीम का कि 4 गोल पहले 36 मिनट में पड़ जाएं, क्या ही रह गया था फिर साउथ कोरिया के लिए? प्लीज फ्यू वर्ड्स फॉर ब्राजील. Brazil, like I've said it a lot of times since the World Cup has started. This time around, there are 2 favorite teams, Brazil and England. And Brazil are living up to their expectations the way they're playing right now. Richarlison is in amazing form. It was good to see Neymar back into the Brazilian shirt after the injury. And then they're playing very, very, very sleek football, classy football. They're enjoying their game. They have one of the best defenses in the tournament. They have the best attacks. They have so much quality, even on their bench, with Gabriel Martinelli, with Rodrigo, with Vinicius Junior, with Rafinha, with Neymar, with Richarlison. You can expect them to score a lot of goals. Right. Okay. So what do you make of it? अब ब्राज़ील वर्सेस क्रोएशिया होने जा रहा है. Obviously ब्राज़ील को अपर हैंड तो होगा, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम. एक goes all out, एक as you said sits back. तो आर वी गोइंग टू सी एन ऑफेंस वर्सेस डिफेंस, या फिर क्रोएशिया को लगता है कि दे हैव टू चेंज देयर गेम अगेंस्ट अ साइड लाइक ब्राज़ील? I don't think Croatia since last we have seen it since last 8 years.
they stick with the plan of playing, sitting back after scoring 1-2 goals, and they usually hit you on the counter. I think they'll go with the same plan. While on the other hand, the Brazilian team, they'll play their own game, the swift passing game, playing offensive, because what is happening right now, they have players like Danilo, Marquinhos, who's their centre back, who like to come back, and Thiago Silva sits back and covers around. They have the experience as well as they have the young stars. So I think it's going to be a good match, but eventually, the way Brazil is playing and the way they've been set up, it's just not about this tournament. They've been they've been working on this since 2018, since Tete took over Brazilian team, their coach, and they've worked tremendously since then. So I think this is going to it's going to be hard to beat Brazil this time around in this World Cup. And what about today's fixtures? क्योंकि for a football fan, even if it's a seasonal मौसमी fan, ये आज के 2 मैचेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये रिजल्ट जो हो ना क्वार्टर में हो स्पेन वर्सेस पोर्टुगल. डू यू सी लाइक दैट, या फिर मोरक्को या स्विट्जरलैंड में से कोई अपसेट करता नजर आ रहा है? Thinking this World Cup is full of surprises. Overall, football has changed since the last 3-4 years. If you do not show up on the day, अगर आप on that particular day, अगर आपकी वो intensity नहीं है, आपकी वो determination नहीं है, and you're wrong on your tactics, so any team can beat any team in the world. So this is what's happening right now. So Morocco is again a surprise package in the round of 16. They've played extremely well. Hakim Ziyech, Hakimi, they have some good players. On the other hand, Spain started off very well, beating Costa Rica 7-0. Then they drew 1-1 with Germany, and then they lost their last match against Japan 2-1. So ये downhill चल रहे हैं, लेकिन I feel Spain has a good squad. It'll be a good match. Luis Enrique, very experienced coach. The way he's playing Rodri, a defensive midfielder, as a centre back, so that he can allow Busquets, Pedri, and Gavi that space to move around a lot. So I think it's going to be a good match, but hopefully Spain will come out with the win. All right. बहुत शुक्रिया मोहित, and we wish to have you back. तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप मैचेस और सारे फैंस जो हैं वो एक्साइटेड होंगे एक स्पेन वर्सेस पोर्टुगल राउंड ऑफ 16 के बाद एक क्वार्टर फाइनल देखने के लिए. लेकिन क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा. हमारे शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. अब फिटनेस का शौक तो सभी को होता है, लेकिन क्या आपने इस शौक का कभी जुनून देखा है? तो आज आपको दिखाएंगे सेहत की जंग, बैटल ऑफ फिटनेस. ये एक इम्तिहान होता है एंड्योरेंस का, पेशेंस का और फिटनेस का. आप किसी से कम नहीं है. स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. अल्फा गेम्स, अल्फा गर्ल, अल्फा बॉय. मुझसे एक पुशअप नहीं होता था, बट नाउ एटलीस्ट मुझसे 5 हो रही है. ये जंग हम अपने आप से हर रोज लड़ रहे हैं. बहुत आप लोगों को मजा आने वाले. नेवर गिव अप, क्योंकि ये है फिटनेस की जंग. In 5, 4, 3, 2, 1, now. फिटनेस तो सभी करते हैं, लेकिन क्या कोई करता है फिटनेस का मुकाबला? आज नया दिन में देखिए फिटनेस की जंग. देखिए, फिटनेस बैटल करवाने का मकसद ये होता है कि इट्स अ लिटिल टेस्ट ऑफ योरसेल्फ. कि एक सर्टेन टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आपने इतने सारे वर्कआउट्स की, इतना कुछ सीखा है, तो ये आपका टेस्ट होता है कि एक टाइम पीरियड ख़त्म करने के बाद आपकी बॉडी किस हद तक मैच्योर हुई है. हमने यहाँ लोगों को 40 दिन जो सेहत के उसूल समझाए, सेहत की तरफ लेकर आए, एक लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आए, तो बैटल हम अब इसलिए प्लान कर रहे हैं कि उन लोगों को पता चले कि वो किसी से कम नहीं है. ये बैटल इट्स लाइक कि अपने आप को सबसे पहले तो जज करने का कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं. अगर 1 मिनट का हमें टाइम देते थे या 30 सेकंड्स का टाइम देते थे, तो उसमें मैं हार्डली 1 या 2 पुशअप्स या 2 सिटअप्स, क्रंचेस वगैरह करती थी. तो मैं 1 मिनट में 10 वो कर सकती हूँ. हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप आएँ, 40 दिन में हम आपका वजन कम करेंगे, आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड देन यू आर फ्री टू गो. Here the point is that we need you back, and it's not just the 40-day thing, it's the whole lifestyle we are planning to do.
यहाँ पे कंपटीशन उससे नहीं है जो आपके बराबर में खड़ा हुआ है, ये जंग हम अपने आप से हर रोज लड़ रहे हैं। तो पीछे इस वक्त मेरे देख रहे हैं बैटल ऑफ बर्नआउट 40, जहाँ 40 के एलीट्स आपस में लड़ रहे हैं एक ट्रॉफी जीतने के लिए। अल्फा गेम्स, अल्फा गर्ल, अल्फा बॉय और सब जान मारने वाले हैं यहाँ पे। हम क्लासेस पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम क्यों देते हैं? एग्जाम इज देयर टू ट्रीट अस, टू टेस्ट अस बेसिकली, कि हमने जो 40 दिन में सीखा इज दैट राइट। फर्स्ट डे जो आपने पुशअप्स करते हैं, लाइक एक भी नहीं हो रहा होता, जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, जो हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ जाती है। 40 डेज जो है वो 10 to 20 पुशअप्स भी इन अ गो कर सकते हैं। एक 50 साल का आदमी भी एक 25 साल के आदमी से इस बैटल में compete कर सकता है। बैटल में आपस में एक कंपटीशन इस तरह का क्रिएट किया जाता है कि सामने वाला ओपोनेंट नहीं समझता, सामने वाला टफ टाइम देता है सामने वाले को। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये यंग बच्चे कर रहे होते हैं कि मैंने बहुत देर कर दी यहाँ आते आते। शायद मैं पहले अगर कर रही होती तो मेरे नी रिप्लेसमेंट हुई भी है तो शायद ये ना होता। The only point is that they have accepted that the fight that they are doing is within themselves. When I was 5 तो प्लॉट था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, साइकिल चला रहे थे, पिलर से टकराई थी एंड देन इट फेल ऑल ओवर माई हैंड एंड बाय द टाइम गैंग्री स्प्रेड हो गई थी, इट वॉज टू लेट, फिर एम्प्यूट करना पड़ा था। आई हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट देन अगेन अगर विल पावर हो तो बंदा सब कुछ कोप अप कर सकता है। मुश्किल होती है। मैं यहाँ पर आया था, मुझसे बर्पी नहीं होती थी, मुझसे एक पुशअप नहीं होता था, बट नाउ एटलीस्ट मुझसे 5 हो रही है, तो दैट्स अ प्रोग्रेस। ये जंग किसी से नहीं बल्कि अपने उस डेली रूटीन से है जो हमने बहुत ज़्यादा लेजी कर दी है, क्योंकि जो फिट है और अब बात होगी तारीख में रकम हो जाने वाले पिंडी टेस्ट की, जिसमें ना सिर्फ रिकॉर्ड्स बने बल्कि ये कहा जाए कि क्रिकेट ने नई जिद्दत इख्तियार कर ली। बाय द वे क्रिकेट तो जिद्दत इख्तियार कर चुका था, हम पे ये राज जो है वो कल आश्कार हुआ है। इंग्लैंड ने ना सिर्फ दलेराना और बेबाक क्रिकेट खेली बल्कि आसाब शिकन रिस्क लिया। एक ऐसी विकेट पे जिसको कहा जा रहा था बॉलरों का कब्रिस्तान, उस पर उन्होंने एक नहीं 2 मरतबा 10-10 विकेटें ली हैं, जिस पे उन्होंने फिर बहमिला अपने ECB के पेज पे इजहार भी किया कि वी डोंट गो फॉर ड्रॉज, वी टेक 20 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच। इस पे अब मैं और क्या कहूँ, मजीद बात करेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, मेरे ख्याल से सबसे बिफिटिंग यही था कि वी डोंट गो फॉर ड्रॉज, वी टेक 20 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच, वो भी ऐसी विकेट पे। देखिए जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन क्या सिचुएशन कल बनी भट्टी साहब? एक ऐसे टेस्ट मैच में जो कि शुरू में ड्रॉ लग रहा था, फिर हमारी गिरफ्त में आया और फिर हमने अपनी प्लेट में रखा और बोला ये लीजिए यार, मेहमान आए, जीतिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट भट्टी साहब? असल वो कहते हैं ना गया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम जितनी खौफजदा होकर जिस तरह की क्रिकेट खेल रही थी, फाइनली यही हुआ कि पाकिस्तान टीम ये टेस्ट मैच हार गई। आप बाबर आजम को देखें, जिस तरह बाबर आजम दूसरी इनिंग्स में आउट हुए, अजहर अली कल जिस तरह आउट हुए और हमारे दूसरे बैटर्स ने जिस तरह अपनी विकेटें थ्रो की, मेरे ख्याल में जो भी सकलैन मुश्ताक कह लें, जो भी बाबर आजम कह लें, ये अंदाज, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंग्लैंड का अंदाज अपना लें, लेकिन ये अंदाज जिस अंदाज से हम खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये टेस्ट क्रिकेट अब बनती नहीं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। 2015 में मुझे याद है एडिलेड में बांग्लादेश इंग्लैंड का मैच था, बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड की टीम 50 ओवर के वर्ल्ड कप से बाहर हुई। उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी टीम को बिल्कुल चेंज कर दिया, जो कोच चेंज किया उसने 2019 का वर्ल्ड कप जितवा दिया। अब इस करंट टीम को देखें, ब्रेंडन मैकलम 8 टेस्ट मैच पहले जब हेड कोच बने इंग्लैंड के, तो 8 में से 7 टेस्ट मैच इंग्लिश टीम ने जीते और वो कहते हैं कि जी अगर हम हार भी गए, हमें हार का कोई खौफ नहीं, और हमें हार का खौफ है कि हमारे यहाँ हर कीमत हम अदा कर दें, हमने मैच जीतने हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अब
एब्सोल्युटली, हमें थोड़ा सा दिलेर होना पड़ेगा और वो दिलेर जो है हम पता नहीं कब होंगे। हमारे तो T20 में भी यही फॉर्मेट है जिस तरह हम टेस्ट में खेलते हैं। अभी एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की और इंग्लैंड ने बहुत ब्रेव खेला, लेकिन वो कहाँ मौके थे जहाँ पे हमने इंग्लैंड को ब्रेव खेलने दिया। ऑल्दो कि पाकिस्तान आया और जब पहले इनिंग्स में इंग्लैंड ने एक मैमथ स्कोर खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान प्लेड एक्चुअली वेल। बाबर ने 136 बनाए, इसके अलावा दीगर ऑल द अदर प्लेयर्स आल्सो स्टूड अप टू द ओकेजन। लेकिन उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जब इंग्लैंड ऑन सॉन्ग और उन्होंने एक ऐसा टारगेट दिया जो पाकिस्तान ने इससे पहले अचीव किया हुआ है, चाहे वो यूएई हो अगेंस्ट श्रीलंका या फिर दीगर टीम्स। हमने बड़े टारगेट्स फोर्थ इनिंग में चेस किए हैं मिसबा की क़यादत में, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, और उसमें अजहर अली भी थे जिन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो भट्टी साहब, ये क्या हुआ है? या इससे पहले भी हम ये बड़े टारगेट्स अचीव कर चुके हैं और अब तो मॉडर्न डे क्रिकेट में टारगेट्स ये अचीवेबल होते हैं, लेकिन हमारे साथ कल के टेस्ट मैच में हुआ क्या? लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ ब्रेवरी है, क्या इशू क्या है? देखिए फैसल, हम यहाँ पर पाकिस्तान की शिकस्त के असबाब तलाश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल पूरा क्रेडिट जो है वो इंग्लिश टीम को देना पड़ेगा। आप तो मैच टीवी पे देख रहे थे, शायद वो लम्हात आपने उस तरह ना देखे जो हमने ग्राउंड पे बैठ के देखे कि बॉलर के अलावा 10 के 10 फील्डर जो थे वो उन्होंने ऊपर लिए हुए थे और ऐसी अजीबोगरीब फील्डिंग उन्होंने सेट की हुई थी कि वो किसी तरीके से विकेट्स को बाय करना चाहते थे और पाकिस्तान टीम को उन्होंने मुसलसल अंडर प्रेशर रखा। इतना जबरदस्त होमवर्क करके आए थे। बल्कि आज मैं जिस तरह आपको देख रहा हूँ कि आप फुटबॉल पे भी बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं और फिटनेस की भी बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल मुल्तान टेस्ट में अगर आपका भी डेब्यू हो जाए तो आप भी कुछ ना कुछ कर देंगे। मुझे पता है आप भी अच्छी खासी क्रिकेट खेल लेते हैं। तो अब ये कहीं बाबर आजम को और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि अगर हम गलत हैं तो गलतियों का एतराफ करें। हमसे पिचेस क्यों नहीं बन पा रही? अगर बाबर आजम कहते हैं कि हम इस पिच बनाना चाहते थे, बन नहीं सकी, तो अब से पहले जो पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी 24 सर्दियों में क्रिकेट होती रही है। हमारी इससे फास्ट बॉलिंग है, हमारे पास नसीम शाह है, हमारे पास हारिस रऊफ है, फहीम अशरफ पीछे बैठे हैं, मोहम्मद अली को डेब्यू हमने करवा दिया, लेकिन हम उनकी फास्ट बॉलिंग से डर रहे हैं। हम कहते हैं जी स्पिन विकेट बनाना चाह रहे हैं, हमने एक स्पिनर को खिलाया। भाई अगर पाकिस्तान स्पिन के जरिए अटैक करना चाहता था इंग्लैंड पे, तो फिर हमने सिर्फ जाहिद महमूद को क्यों खिलाया? फिर बाकी हम जो नॉन रेगुलर स्पिनर थे लाइक सलमान अली आगा या सऊद शकील, उन पर क्यों गए? मोहम्मद नवाज भी पीछे बैठे हुए थे, अबरार पे भी चांस ले सकते थे। बेसिकली जो हमारी क्रिकेट में और इंग्लिश क्रिकेट में फर्क है कि वो लोग डर नहीं गए। फियरलेस क्रिकेट इंग्लैंड ने इस चीज को साबित कर दिया कि वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं और हम फियर वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जी हम मैच हार न जाए, मीडिया हमारी धज्जियां उड़ा देगा। तो जिस तरह हम डर रहे हैं, हमारी क्रिकेट जो है वो मुश्किल में आ रही है। मेरे ख्याल में मैं ब्रेक से पहले जब आप ब्रेक पे चले गए, यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब सोच की भी, कोच और सोच हमने दोनों तब्दील करनी है। हमारे पास माशाल्लाह एक से बढ़कर एक प्लेयर है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास कप्तान है। हमारे पास अगर एक अच्छा कोच आ जाए, कोई फॉरेनर हो, अगर वो पाकिस्तानी भी हो तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरह ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लिश टीम को चेंज किया है या दुनिया की दूसरी टीमों में आप देखें कोचेस जो सोच लेके आते हैं, पूरी टीम का एक मिजाज चेंज हो जाता है। एब्सोल्युटली भट्टी साहब, यही डे है कि हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वक्त पे दलेराना फ़ैसले लेते हैं या फिर 1980 की क्रिकेट खेलते हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद इशूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खुसूसी सलाहियतों से नवाजा होता है, वो अपनी हिम्मत और क़ुव्वत के ज़रिए ऐसे काम कर जाते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं।
हमारे साथ मौजूद है इकरा नूर, जो न सिर्फ एक निजी कंपनी में जॉब कर रही हैं बल्कि एक अच्छी मुकर्ररा भी हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर खुसूसी अफराद के लिए आवाज़ भी उठाती हैं और कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें खदीजतुल कुबरा अवार्ड 2019 भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम इकरा, सबसे पहले वेलकम टू द शो। और हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे स्टूडियोज़ माशाल्लाह तशरीफ़ लाई हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। मैं आगाज़ गुफ्तगू का करना चाहूँगा एक बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पर्सनैलिटी के नाम से लिंक्ड है, खदीजतुल कुबरा अवार्ड 2019। इसी से हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थोड़ा बताइए किस डिसिप्लिन में आपको ये अवार्ड मिला था? थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपके साथ बातचीत कर सकूँ और अपनी जो भी वर्किंग है, जो भी मेरी थ्रू आउट मेरी लाइफ अचीवमेंट्स रही हैं, मैं यहाँ पे उसको डिस्क्लोज़ कर सकूँ। सर, ये जो मुझे अवार्ड मिला पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विद वुमेन कैटेगरी, ये उस कैटेगरी में मुझे दिया गया था कि डिफरेंट जो वुमेन फेसिंग विद डिसेबिलिटीज़ सोसाइटी में किस तरह वर्कआउट कर रही हैं, उनकी एजुकेशन वाइज स्कूलिंग उनकी किस तरह से रही, कॉलेज में उनको क्या क्या बैरियर्स आए, सोसाइटी में जब उन्होंने मूव करना शुरू किया तो उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहे, और फिर जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की तो वो उसमें किस तरह से कैटेगरीज आई। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज़ को उन्होंने समराइज़ करके उसमें उन्होंने ये सेंसस किया था कि इस मतलब मेरा जो नाम बीच में सिलेक्शन हुई थी वो इस वजह से थी कि मेरा डिफरेंट सिनेरियोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे मूव करती रही। और उसमें यह था कि अब जैसे मेरे पास अगर बैरियर आ रहा है अपॉर्चुनिटी की, तो मैंने उसको कभी भी अपना एक बैरियर नहीं फ़ील किया, ना मैंने अपनी कोई कमज़ोरी उसको बनाने दी, और मैंने अपनी स्पेशलिटी को ही अपनी एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि मैंने अपनी पावर बनाई कि मैं उसको लेके आगे चल सकूं। और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान इसकी नॉमिनेशंस हुई थी, और 2019 में मुझे इस चीज़ का अवार्ड दिया गया था एज बीइंग अ इंस्पायरेशन गर्ल ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, यू आर एन इंस्पिरेशन। अच्छा, माशाल्लाह से आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कितने सेशंस आप दे चुकी हैं, कितने लोगों को अब तक अंदाज़ा, मतलब बंदा जाहिर सी बात है गिनता तो नहीं है, लेकिन एक होता है ना टारगेट ऑडियंस, और कितने लोग होते हैं, कितने लोग अब तक आपसे इंस्पायर हो चुके हैं? काफ़ी सर, मैं नंबर्स तो मुझे याद नहीं होंगे, काफ़ी इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वो अपने घरों तक बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है, इवन दो कि उनकी फैमिलीज़ भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही, जस्ट बिकॉज कि उनको नॉलेज नहीं है कि सोसाइटी में उनको कैसे लेके जाना है या उनका नाम किस तरह नॉमिनेट करना है। इवन दो मैंने केसेस ऐसे भी देखे हैं जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या उनका CNIC इस कैटेगरी में किस तरह से आएगा, वो उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये जब मैंने ये चीज़ चेक की थी तो मैंने उनसे अलग से काउंसलिंग और उनके साथ सेटिंग रखी थी, और डिफरेंट केसेस को मैं आगे लेके आई थी। और अगर मैं किसी सेमिनार में जाऊं तो मैं उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि जब मैं सेमिनार में जा रही हूं तो मेरे से पहले वो लोग वहाँ पे बैठे हुए होते थे और वो हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहे होते थे। अच्छा इकरा, मुझे ये बताइए कि आप वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन एक काम स्टैंड आउट करता है, यू वेंट टू सम सुपर स्टोर्स एज वेल। और एक अच्छी बात जो हमारे माशरे में ये हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वहाँ पे बहुत सारे सुपर स्टोर्स ने मैं देखता हूँ डिफरेंटली एबल्ड लोगों को अपनी वर्क फोर्स में भी माशाल्लाह से शामिल किया हुआ है। तो आप गई वहाँ पे और आपने वहाँ पे उनके क्या मसाइल देखे या आपकी क्या गुफ्तगू हुई, वो प्रॉब्लम्स फिर कैसे सॉल्व हुए? सर, आप ये किस पॉइंट से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे सर इस चीज़ को? आप जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो आवाज़ उठाई और सुपर स्टोर्स आप गई और वहाँ पे जितने भी लोग जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और सर, पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ आवाज़ ही उठानी नहीं होती, हम लोगों को ख़ुद उस चीज़ से गुज़र के फिर उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे उनको दिखाना होता है कि ये चीज़ इस तरह से मसाइल आए और हमने इस चीज़ को ऐसे कवर किया। लाइक मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब्स की हैं
और उन कैटेगरीज़ में मैंने मार्केट की जॉब्स भी की हैं। काफ़ी बैरियर्स मेरे लिए भी आए कि मैंने मार्केट में किस तरह लोगों को फेस करना है, किस तरह से पब्लिक डीलिंग करनी है। तो वो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी, तो उसके बाद मैं आगे किसी को मोटिवेट कर सकती थी कि ये मैंने फ़ेस किया है, मुझे ये प्रॉब्लम आया, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से कवर किया। तो ये आप भी इस चीज़ को लेके चले ताकि आप भी आगे मूव कर सके, अच्छा आपका कैरियर बन सके। राइट। इकराम, मुझे आखिर में ये बताइए, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बड़ा मसला है, ऐसे में पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़, उनके लिए क्या समझती हैं, क्या कुछ मज़ीद सहूलियात होनी चाहिए ताकि हम उन्हें नज़रअंदाज ना करें? सर, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन वुमेन विद डिसेबिलिटी पे काम एज़ कम्पेयर टू वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा कम है। और मैं समझती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अगर एक डिसेबिलिटी के साथ एक फ़ीमेल आ रही है तो उसको एक अच्छी एसेसिबिलिटीज़ के साथ काम करना चाहिए। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, अभी करंटली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूं, उन्होंने सिर्फ मेरी डिसेबिलिटी नहीं, उन्होंने मेरी वुमेन कैटेगरी में भी उन्होंने हर चीज़ को एसेसिबल किया है। उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया है कि ये इसके ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर जेंडर वाइज बात की जाए तो मेल कैटेगरी में आई डोंट नो कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन फ़ीमेल के अलग इश्यूज़ आते हैं जिसको इतना पॉइंट आउट नहीं किया जाता सोसाइटी में, और उसको एक साइड पे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी वुमेन अपने कैरियर में पीछे रह जाती हैं। तो एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा ये कि एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट एंड ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, हम लोग जब भी अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो काफ़ी बैरियर्स आते हैं, काफ़ी एक लंबा प्रोसेस आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग भी उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो मेरी ये सजेशन होगी कि अगर वो कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है या जो अप्लाई करने का एक तरीक़ेकार है, उस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके एक थोड़ा सा उसमें भी एसेसिबल किया जाए, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इस चीज़ को आगे आ सके। इकरा, ये दोनों पॉइंट्स जो आपने, एक तो एजुकेशन वाला और उससे पहले विमेन विद डिसेबिलिटीज़, ये दोनों पॉइंट आपने बहुत वैलिड उठाए हैं, और ये आपसे वादा है कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम अपने प्लेटफॉर्म से इन दोनों इश्यूज़ को अगेन राइज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन। और ऐसी ही वो शख्सियात हैं जो हमारे लिए मशाल राह हैं, जो मसाइल हमारे लिए शायद मसाइल नहीं हैं, जब ये लोग आके बताते हैं तो हमें वाकई लगता है कि दीज आर द इश्यूज़, और हमें इन पर मज़ीद बात करनी चाहिए, और हमें शो में भी मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे पंजाब का बगदाद, अब ये कैसे है, क्या है, देखिए। एक वो बगदाद है जहां हलाकू खान ने कई मुसलमान कत्ल किए, और एक ये बगदाद जहां मुसलमानों का इस्तकबाल मोहब्बत से किया गया। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो जो मुसलमानों ने पाकिस्तान की जानिब हिजरत की, तो कोई भी ऐसा रास्ता, कोई ऐसा जगह नहीं थी कि जहाँ पे कत्ल गारत ना हुई हो, खून ना बहा हो, इज़्ज़त पवाल ना हुई हो। पर इसके बरक्स ये रेलवे स्टेशन वाहिद था इस पूरे हिंदुस्तान में कि जहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। ये कहानी बहावलपुर के रेलवे स्टेशन की नहीं, बल्कि मुहाजिरीन से मोहब्बत की दास्तान है। बगदाद से आए अब्बासियों ने जब अपने देश में बगदाद बसाया, ये सेक्शन 1894 में तामीर हुआ, और इस स्टेशन का बगदाद नाम इसलिए रखा गया कि नवाब ऑफ बहावलपुर ये बगदाद से ही हिजरत करके आए थे, इसलिए उन्होंने उस निस्बत से इसको बगदाद नाम रखा गया। ये एक मसरूफ़ तरीन लाइन होती थी, इससे जो ना बीकानेर रियासत को भी ट्रैक जाता था और दिल्ली को भी जाता था।
अंग्रेज सरकार ने भी ये रास्ता अपने मकासद के लिए बहुत अरसा इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज सरकार जो थी, वो इंडिया में जो बड़े सगीर में लूट का जो माल था वो भी इसी ट्रैक के रास्ते से ही दिल्ली से भावलपुर से होता हुआ कराची बंदरगाह तक जाता था। ये बड़े सगीर का सबसे तारीखी ट्रैक है अपनी अहमियत के हवाले से भी, कि सबसे शॉर्ट वे था ये। मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत की तो भावलपुर की रियासत में जैसे ही ट्रेन दाखिल होती थी तो हमारे जो रियासत की जो फौज थी वो नवाब सर सादिक खान अब्बासी के हुक्म के ऊपर उनको मुसलमानों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करती थी। 11 साल कबल यहाँ से आखिरी ट्रेन बहावल नगर के करीब भारतीय बॉर्डर तक गई और फिर यूं हुआ कि ये बगदाद भी उजड़ गया। और रोड ट्रैफिक जो है ना ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने लग गई। इधर पैसेंजर जो है ना बहुत कम हो गए और 2011 के बाद जो है ना 2011 अगस्त से पैसेंजर सर्विस सस्पेंड हो गई यहाँ। स्टेशन पर अब सन्नाटा है। पटरी पर ट्रेन के डब्बे नहीं, अब बच्चों की रेलगाड़ी दौड़ती है। हर धूल उड़ाती शाम में उजड़े बगदाद का सूरज पुरानी यादें समोए गुरूब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको इब्तिदाइये में बताया था कि आज इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है सोशल मीडिया पर दिन ब दिन फैलता वाहियात मवाद। बदकलामी, बदज़बानी को ट्रेंड्स का नाम दिया जाता है और ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में बेहूदगी का मुजाहरा किया जाता है। वीडियोस में जितनी ज़्यादा बदअखलाकी, जितनी बदतमीज़ी होगी उसको उतना ज़्यादा देखा और पसंद किया जाएगा। और इस जुमले के साथ बात ख़त्म कर दी जाती है कि भाई आजकल तो यही चल रहा है। क्या ये सब हमारे माशरे की सही अक्कासी है? और क्या ये सब माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर रहा? हमारे बच्चों पे इस पर क्या असर हो रहा है? और साथ में अब ये जो सोशल मीडिया का कंटेंट है, इट नोज़ नो बाउंड्रीज़। हमें नहीं पता कि कौन से मुल्क का कल्चर हमारे बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। इस सब पे हम बात करेंगे। आलमा आयशा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अहम ये मौजू है। हम देख रहे हैं कि हम चाहे वालिदैन हों, सरपरस्त हों, अपने कामों को करने के लिए हम बच्चों को दे के ये तमाम चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करते कि वो आखिर देख क्या रहे हैं। और जब हम दिल को ये तसल्ली दे देते कि भाई आजकल तो हो ही रहा है, तो क्या ये दिल को तसल्ली देना काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मौजू पर बात कर रहे हैं और आपने मुझे मदऊ किया। हमारे माशरे में हम बहुत ज़्यादा अब जिस दौर में हम चल रहे हैं, इस दौर में हमने वो चीज़ें देखी जो पहले दौर में नहीं दिखती थी हमें। मिसाल के तौर पर जैसे पहले उस्तादों की इज़्ज़त की जाती थी, आज वो इज़्ज़त हम असातिज़ा को नहीं देते हैं। तो वो दरअसल जो हमने पहले गलतियाँ की थी ना, वो आज इस ज़माने में हम उसे भुगत रहे हैं। और जो आज अब इस नस्ल के साथ हम गलतियाँ करेंगे, वो आइंदा ज़माने में हमारे साथ क्या बिगाड़ होने वाला है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान फ़हश की तरफ इतना बढ़ जाता है कि उसे गलती महसूस होती ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन की भी बनती है, इस एतबार से कि उनका बच्चा उनके कितने हाथ में है, वो उनकी बात मानता है या नहीं मानता है। हम बहुत सारी जगहों पर अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ने के लिए, अपनी आसानी के लिए बच्चों पर वो तवज्जो नहीं देते हैं जो तवज्जो देने का हक़ था। और जो हमारे सरपरस्त होते हैं, जो हमारे ऊपर लोग होते हैं, वो सवाल नहीं करते कि तुमने ये काम किया है तो क्यों किया है। या हम जितने भी लोग हैं इस माशरे का हिस्सा हैं, हम सब बिल्कुल, हम उस शख्स को या उन लोगों को इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं कि हाँ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, और उस पर माशाल्लाह और सुभान अल्लाह के नारे भी अक्सर हम सुनते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे माशरे में, और हम इस गलती को गलती नहीं समझते हैं। हम कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम न्यू जनरेशन को आगे लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस सूरत में होता यह है कि जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं,
उनको ये लगता है कि मैं सारे काम, जितने काम मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी बेकार चीज़ें हैं। माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसी से एक सवाल निकल रहा है विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। अभी हाल ही में कोई डांस की वीडियो वायरल हो गई, उसको जी, और इसमें हमारी अपनी भी गलती है, ये हमारी अपनी मीडिया की भी, कि जी उसको बुला के इतनी पजीराई और वहाँ ढिमका और तबाही फेर दी जनाब। इसी तरह बहुत सारे हम देखते हैं कि कोई फनी कंटेंट के लिए वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ तो इंतहाई बदअखलाकी वाली ज़ुबान भी इस्तेमाल कर रहे थे और कहते हैं कि ये तो दुनिया में राइज है। तो इस सब से या उस बच्चे पे या उस बंदे पे जो मेहनत कर रहा है, या इवन फॉर दैट सेक वो आदमी जो, अगर हम कंटेंट बनाने की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हर तरफ बुरा है, अच्छा भी बन रहा है, वो किताबें लेके बैठा हुआ है और पढ़ रहा है और पढ़ के कुछ अच्छा मवाद देने की कोशिश कर रहा है देखने वालों को, वो डिमोरलाइज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे माशरे में किया ही यही जाता है ना, जो मेहनत करने वाला बंदा है उसको पीछे किया जाता है, और जो मेहनत नहीं करता है उसको कोशिश की जाती है कि जितना आगे वो बढ़ सकता है उसे बढ़ा दिया जाए। हम बहैसियत मुसलमान इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको पसे पुश्त करके, हमें हलाल और हराम की तमीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। उससे आने वाली इनकम हम बताते हैं, भाई उसने तो 2-3 दिन के अंदर जो है इतना करोड़ कमा लिया है। जी हाँ, ठीक है। और इसमें कोई हकीकत भी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जो दूसरे लोग हैं, आप देखें उसके बाद जिस तरह से फहाशी फैल रही है और जिस तरह की वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, और देखें कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन है या आपका लैपटॉप है या आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत हैं, ठीक है। एक कॉइन है, उसके 2 रुख हैं, एक तरफ टेल है, एक तरफ कुछ और है। तो वो जो कॉइन है वो आप उसको चाहे आप इस तरफ से इस्तेमाल करें या इस तरफ से इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन जिस तरह का जो हमारे माशरे के अंदर जिस तरह की ख़वातीन जिन चीज़ों को प्रोमोट करती हैं, अगर वो उनसे ना रुकीं, और मैं ये समझती हूँ कि वो फिर अगर इतनी ही इस चीज़ को प्रोमोट करती हैं तो वो वही चीज़ें वो अपनी बेटियों के साथ क्यों नहीं करती हैं? बिल्कुल, वो उनको पीछे क्यों रखती हैं? मेरे ख्याल में फिर वो अपनी बेटियों को भी सामने लेकर आएँ, लेकिन वो यकीनी तौर पर इस चीज़ को कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ वदियत की है, ये बता दिया है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। बिल्कुल, आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो माशरे के बच्चे हैं वो आप ही के तो बच्चे हैं। नहीं, लेकिन हमने उनको समझा हुआ नहीं है ना कि वो हमारे ही बच्चे हैं। हम तो बस कुछ भी सोशल मीडिया पर बना के कुछ भी डाल देते। बहुत शुक्रिया आयशा, आप तशरीफ़ लाई। तो ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर सरपरस्त भी कि हम जो कुछ देख रहे हैं, कोई भी कंटेंट एब्जॉर्ब करना इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ फूड। आप जितना ख़राब खाएंगे आपकी बॉडी पे उतना ही ख़राब असर करेगा। आप जितना बुरा देखेंगे और जितना बुरा पढ़ेंगे, जितना बुरा कंज्यूम करेंगे, सोचें कि आपकी और आपके आने वाली नस्ल की जो थिंकिंग है, जो अपब्रिंगिंग है, वो कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। कराची में ऑनलाइन कमेटीज़ में सैकड़ों खातीन के 10 करोड़ रुपए से ज़ायद डूब गए। मुतासरा खातीन ने कमेटी चलाने वाली खातून सिदरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में ऑनलाइन कमेटी का स्कैंडल खवातीन के करोड़ों रुपए निकल गया। चंद कमेटियों से शुरू होने वाले 100 से जायद कमेटियों के नेटवर्क में लोगों की जमा पूंजी डूब गई। सिदरा हुमैद नामी खातून ने 7 साल पहले 5 कमेटियों से ऑनलाइन कमेटी का आगाज किया था, जो कराची भर में व्हाट्सएप ग्रुप्स की शक्ल में 117 कमेटियों तक जा पहुंचा। खवातीन अपनी जमा पूंजी 2 निजी बैंक्स के अकाउंट्स में जमा करवाया करती थी, जो सिदरा खलील और हमीद इब्राहिम के नाम पर था। लेकिन फिर अचानक 27 नवंबर को सिदरा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कमेटी डालने वाली तमाम खवातीन से माजरत कर ली। सिदरा ने लिखा कि वो अब किसी के पैसे वापस नहीं कर सकेगी, लेकिन वो भाग नहीं रही, बस उसे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन खवातीन कमेटियां रोके नहीं, पैसे देती रहें। सिदरा ने यह दावा भी किया कि उसने 19 खवातीन के पैसे लौटाए भी हैं, लेकिन मुतासरा खवातीन ने सिदरा नामी खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है और इस मामले पर FIA से राब्ता किया जा रहा है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। फैसलाबाद में क्रिसमस बचत बाजार सज गया, जहां नस्ब 47 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रिदा सिंधु की रिपोर्ट।
दिसंबर आते ही तैयारियां भी शुरू। फैसलाबाद में क्रिसमस बाजार सज गया। किसी को सांता क्लॉज ड्रेस पसंद आया तो किसी ने ढेरों तोहफे खरीदे। क्या बच्चे क्या बड़े, सब दिल खोलकर शॉपिंग कर रहे हैं। सांता क्लॉज के ड्रेसेस हैं, क्रिसमस बेल्स हैं, क्रिसमस ट्रीज हैं और यहाँ पे बेशुमार किस्म की मुख्तलिफ लाइट्स भी हैं। पूरी दुनिया में आपको ऐसा मंजर नहीं मिलेगा जैसा कि क्रिसमस के लिए हम लोगों ने सजाया है। निजी स्कूल में लगे बाजार में 47 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री भी सजाया गया है। इसमें मुस्लिम क्रिश्चियन सब ने मिलकर खूब मेहनत की है और उनकी मेहनत का ये समरा है कि ये 47 हाइट का ये हमारा जो क्रिसमस ट्री बनाया गया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अफगान महाजरीन के फनपारों की नुमाइश मुनक़्क़िद की गई, जहां अफगान सकाफत के रंग जलवे बिखेरते रहे। फरार अब्बानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में रुबाब के सुरताल की गूंज में धनक रंग अफगान सकाफत के जलवे, गैर मुल्कियों का भी भरपूर इजहार दिलचस्पी। पहनावों से खुश्क मेवाजात, दस्तकारियों से जेवरात, जवाहरात और आराइशी अशिया तक मुसव्वरी के फनपारे भी थे, तो सामने बैठकर तस्वीरी खाका बनाने की सहूलत भी। इस सारे एहतमाम का मकसद था पाकिस्तान के मेहमान महाजरीन को मजबूत बनाना। सकाफत भी जिंदा रहे और साथ ही साथ ये है कि जो खास तौर पे जो लाइवलीहुड्स हैं उनको ये अपने तरीके से वो करे, किसी पे बोझ ना बने। शुरका का कहना था ये सकाफती नुमाइश पाक अफगान अवाम के दिल जोड़ने का ही नहीं, हुनर और महारत की मांग बढ़ाने का भी बेहतरीन जरिया है। ये अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, साथ में ये अपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी इन्हांस करें। मसनूआत हैं उनको फ़रोग देने में भी मदद मिलेगी, प्लस फाइनेंशियली भी उन्हें जो है वो इंडिपेंडेंट बनाने में मदद मिलेगी। स्टॉल्स होल्डर ने तरक्की के बाइज़्ज़त मौक़े देने पर बरादर मुल्क पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर भी किया। सकाफती मेला तो बस एक बहाना है, असल मकसद दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाना है और अफगान महाजरीन को मौशी तौर पर मजबूत बनाना है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और आपके सितारे क्या कह रहे हैं, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ माहिर इल्म नजूम अदीम जाफरी मौजूद है। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर आज मैं बिल्कुल ठीक, और आज बड़ी आपसे बात होनी है। वैसे तो हमने जानना भी है कि सितारे क्या कुछ किसके कह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे पास कॉल्स भी हैं, कुछ मैसेजेस भी आए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम ज़रा आगाज़ कर लेते हैं, और मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि हमारी जो क्रिकेट टीम के सितारे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्दिश में हैं, और वर्ल्ड कप फाइनल से लेके अब तक हम बहुत मामलात हमारे ख़राब चल रहे हैं। कुछ सितारे बेहतर होते नज़र आ रहे हैं टीम के हमारे आगे चल के, या ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, अभी जो क्रिकेट का हमारे उसमें देखा जाए तो अभी एटलीस्ट मार्च तक तो नहीं, अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर हाँ ये है कि कुछ बेहतरी आएगी, कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ हाई लेवल पे तब्दीलियाँ आएंगी, सेलेक्टर्स वगैरह चेंज होंगे, चेयरमैन चेंज होंगे, उसके बाद आप देखिएगा आपको एक चेंज फील होगा। ओके, चलें ठीक है। ये तो आपने अभी से हमें बता दिया कि जी ऊपर से तब्दीली तो फिर नीचे मामलात ठीक होंगे, और नीचे मामला सही हो जाएगा। ठीक है। और कुछ फीफा के हवाले से, क्योंकि कुछ टीम्स जो है अच्छा कर रही हैं, वो भी मैंने करना है कैलकुलेट, वो मैंने किया नहीं, बस सही है फिर। हाँ नेक्स्ट, क्योंकि है ना फाइनल। हाँ जी, क्वार्टर फाइनल जो है वो अब शुरू होने लगे, तो फिर इस पर हम नेक्स्ट टाइम आपसे जब करेंगे तो फिर ज़रूर आपसे हम बात करेंगे। चलें ज़रा अजीम भाई, अब सितारों पे आ जाते हैं। क्या सितारे कह रहे हैं ख़ास तौर पे दिसंबर में, किसके मामला ठीक हैं और किसको थोड़ा सा ख्याल रखना है? बिस्मिल्लाह करते हैं, एरीज से करते हैं। एरीज वालों के अपना स्टार तो उनका उल्टा चल रहा है, उल्टा मीन्स उल्टी चाल में हो रहा है, तो वो थोड़ा सा उनको एक रुकावट का सामना, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में इजाफा वो फेस कर रहे हैं। मगर उनका एक चीज़ अच्छी हो गई है, जिनकी शादी नहीं हुई या जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो उनका ठीक हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2 पे टॉरस पे आते हैं। टॉरस वालों का अपना स्टार थोड़ा सा, आपको हेल्थ इश्यूज का थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, पैसे की लेन देन में फाइनेंशियली जो भी कोई कंडीशन किसी से तय पा रहे हैं तो बड़ा देखभाल करके लिखत के साथ करें, धोखे का इम्कान हो सकता है।
उसके बाद बारी है जेमिनाई की। जेमिनाई का अपना स्टार अभी अच्छा हो गया, अच्छे से मीन्स मतलब जो हुरूब था हो गया है, और जो उल्टी चाल में था वीनस वो भी ठीक हो गया। तो अब इनका ट्रैवल आ सकता है, शादी की बात बन सकती है, कोई काम करना चाह रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप पे स्पेशली, वो इनका अब हो सकता है। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। इनका आज और कल का दिन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज 12 बजे मून आ रहा है 2 दिन के लिए इनके अच्छे घर में। तो एक तो इसमें इनको चाहिए कि दूध, वैसे तो कोई दे, मगर आज 12 बजे से तकरीबन 2.25 दिन तक रहता है मून, आज से कल से परसों तक। तो उसमें आप मतलब किसी का होता है ना कि काम बनते बनते रह जाना, तो वो आप इसमें अगर अटेम्प्ट करें, इस पर ज़रा थोड़ा सा फोर्स करें तो वो ज़रा हो जाता है इजीली। और ऐसे ये 2 दिन होते हैं महीने में जिसमें आप जो भी काम करें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको ख़राब रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कोई नई दुकान खोल रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बहुत कामयाबी से जाती है। उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का भी अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। उनके भी कोई ना कोई शादी से रिलेटेड, मंगनी से रिलेटेड, कोई एजुकेशन में अगर कोई हर्डल आई हुई थी वो दूर हो सकती है इस महीने, और आज उनको कोई फाइनेंशियल गेन्स होंगी आज या कल में। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों का अपना अच्छा चल रहा है, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल आ सकता है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई रुकावट थी, वीज़ा नहीं लग रहा था, अब वो भी रुकावटें इनकी दूर होती हैं। और कोई बाहर बैठ के, जैसे आप पाकिस्तान में कोई आपका रिलेटिव, कोई दोस्त अमेरिका कोई इधर उधर है, तो वो उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके बाद बारी है लिब्रा की। लिब्रा वालों का अच्छा है, डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकता है, किसी चीज़ का कोई इन राइटिंग किसी का वेट कर रहे हैं, कुछ काम रह गया था जिसका इनको अप्रूवल्स नहीं आ रही थी, कोई ऐसा स्टेप लेना चाह रहे थे जिसमें कोई ना कोई एक हर्डल आ रही थी, वो अल्लाह का शुक्र ठीक हो गई। और इनको कोई कर्जा अगर इन्होंने किसी से दिया हुआ था या कर्जा ये अप्लाई कर रहे हैं लोन, तो वो अब इनको मिल सकता है। उसके बाद बारी है स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का भी अब अपना स्टार तो बेशक उनका वीक पोजीशन में चल रहा है, मगर फाइनेंशियली गेंस का अब 27 दिसंबर तक बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद बारी है सेक्रेटेरियस की। इनका अभी रिसेंटली 24 नवंबर को रेट्रोग्रेड पोजीशन से सीधा हुआ है, रेट हुआ है, तो अब अच्छे हैं, और इनको अब इनका भी मतलब जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सकती हैं इस महीने। उसके बाद कैप्रिकॉर्न का भी अच्छा है, इनको बहुत अच्छी हैवी अमाउंट मिल सकती है। इनकी अगर शादी में रुकावट थी तो वो भी अब दूर होती नजर आती है। उसके बाद बात एक्वेरियस की। एक्वेरियस का बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र। अब इनके मामला सीधा होने शुरू हुए हैं, ये भी बहुत क्राइसिस से गुजर रहे थे पिछले 4-5 महीनों से। तो देखा जाए तो तकरीबन 2020 के मार्च तक चल रहे थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता अब दूसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट में बारी है पाइसिस की। पाइसिस वालों का अच्छा हो गया, इनकी प्रमोशन, इनकी जॉब, इनकी नई जॉब लगना, जो जॉबलेस हैं उनको नई जॉब मिल जाना, तो सारे मामला कोई रिश्ते के हवाले से, कोई ससुराल के हवाले से, जिनकी औलाद नहीं हो रही थी उस हवाले से सारों की अब ये पाइसिस वाला जिनका असेंडेंट या मून साइन है उनका पीरियड अच्छा शुरू है। ठीक। और आज और कल जो मैंने कहा 12 बजे आज मून चेंज हो रहा है, इसमें आप जो काम करेंगे उसमें कामयाबी होती है। और जो आज और कल स्पेशली 2 दिन दूध का सदका देंगे मगरिब के बाद का, तो उनको बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे। सही है। अच्छा सर, हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो ऐसे एक मैसेज अली साहब हैं, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है मार्च 1980, और आप आज ना एक्चुअली सॉरी जी, आज मोबाइल मेरा इसमें लगा हुआ है, तो आज हम न्यूमरोलॉजी नाम से कर लेते हैं ना। आपने कहा अली साहब हैं। जी जी जी, ठीक है, तो सवाल बताइए बस। अच्छा, वो उनके शादी के कुछ मसाइल हैं, कुछ रुकावटें हैं। शादी के मसाइल, ठीक है। देखिए, इनकी शादी के मसाइल ना इसी साल के ऑलमोस्ट तकरीबन अप्रैल से चल रहे हैं, तो ये बस दिसंबर ये गुजार लें। जनवरी से कुछ इनको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। फर्क से मुराद कोई अगर रुकावट थी या अगर कुछ प्लान कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, तो वो जनवरी का फर्स्ट वीक गुजार लें, उसके बाद इनके रास्ते खुल रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी खुशखबरी है। ठीक हो गया। अच्छा, कॉलर भी है हमारे पास। सेकंड जी, ओके। अब क्योंकि हमने कॉल लाइंस का भी सिलसिला जो है उसका भी शुरू कर दिया है, तो हम कॉल जो है वो भी हमारे पास जो है वो आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे उनके सवालात होते हैं। कुछ जो है अपनी ज़ाहिर सी बात है, कुछ शादी के हवाले से जानना चाह रहे हैं और कुछ दीगर मामलात के हवाले से जानना चाह रहे हैं। सबा जो है वो सबा ज़ैनब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, प्लीज़ अपना सवाल बताइएगा। हाँ जी, मुझे ना पहले बेबी हुआ था तो फिर मिसकैरेज हो गया था। अच्छा। उसके बाद
तावीज निकले हैं घर से, खास बिलीव नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो क्या इस चीज़ का असर है? अच्छा सबा, एक तो अपनी टीवी टेलीविज़न का ऑडियो कम कीजिएगा, जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ कि आपका मिसकैरेज हुआ था और फिर कुछ दीगर आपके कुछ तावीज़ बरामद हुआ था, तो इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। अजीम भाई ज़रा बताइए इनके मामला। डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अजीम साहब, अब आ रही मुझे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा बेबी हुआ था उसके बाद, अच्छा इनका मिसकैरेज हुआ और उसके बाद फिर इनके घर से कोई तावीज़ वगैरह निकला, तो ये जानना चाह रही हैं अपना ज़रा मामला ये। हाँ ठीक है, इनको कहें बिल्कुल परेशान ना हो, या वासे या मुसव्विरों का, ठीक है, या मुसव्विरों का विर्द करें, और इनके घर में जहाँ ईस्ट है ना, ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है, ईस्ट है, ठीक है, उसको बिल्कुल क्लियर रखें, कोई क्लटर, कोई फजूल चीज़ें ना रखें, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 कि इनको चाहिए कि हर वेडनेसडे को ग्रीन कलर का सदका दें, ग्रीन दुपट्टा, ग्रीन कपड़ा, कोई बच्चों की ग्रीन पेंसिल्स, कोई वेजिटेबल, सब्जी, कोई मिठाई, ये चीज़ें एवरी वेडनेसडे देना शुरू करें। बर्ड्स हैं, कोई कबूतर हैं, तो हरी दाल, मूंग की डालना शुरू करें, इनका मसला बहुत जल्दी हल हो जाए। ठीक हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि सबा आपको ये चीज़ें जो हैं वो सुन ली होंगी आपने, और आपको जो है जो भी आपके मसले मसाइल हैं, दुआ हम करते हैं खुदा ताला से कि वो जो है हल हो सके। और यकीनन हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, तलत जो है वो मुल्तान से, तरस साहिबा। जी तरस, अस्सलाम वालेकुम, बताइए आपका क्या सवाल है? मैंने बेटे की शादी के बारे में पूछना है। बेटे का नाम, बेटे का नाम बताएंगी तरस साहिबा? वलीद अहमद। वलीद अहमद, जी। वलीद अहमद बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, डाउन टू अर्थ भी है, मगर जब गुस्से में आ जाए तो बस संभालना मुश्किल होता है इसको। कम आएगा गुस्से में, मगर जब भी आएगा फिर ठीक ठाक गुस्सा आएगा। इसका सवाल क्या है? शादी के इनके मामलात हैं, कब तक होंगे? अच्छा शादी के हवाले से अभी देखा जाए तो आप फरवरी मार्च तक थोड़ा से, जब अपना इनका स्टार्ट थोड़ा सा शादी वाला ठीक अच्छे उसमें मतलब ठीक से मना अच्छे घर में जाएगा तो फिर रास्ते बनेंगे। मगर इसके लिए आपको एक बाकायदगी से एक सदका करना होगा। मंगल की सुबह मुर्गी की कलेजी, चील कौवों को या कहीं बिल्ली वगैरह नजर आए, आप उस जगह पे जाके इसका नियत से रख दिया करें एवरी मंगल, मगर सुबह के टाइम। ठीक, हमारे यहाँ क्या होता है, असर के टाइम बकरे काट रहे हैं, जोहर के टाइम बकरे काटते हैं, वो बैकफायर हो जाता है, काम बन भी रहा होता है तो वो बिगड़ जाता है। तो ये नहीं कीजिएगा। मंगल की सुबह मीन्स जितना सुबह हो सके, सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, बस इसमें आप कर दिया करें ये काम। अच्छा ठीक है। अच्छा एक मैसेज आया हुआ है, एक साहब हैं अली अब्बास, और वो नौकरी की वजह से उनके कुछ मामलात हैं कि उनकी कराची से दीगर शहरों में उनकी पोस्टिंग वगैरह, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या बेहतर है यहीं पे रह के नया रोज़गार तलाश करें या फिर हिजरत को अपनाया जाए? नहीं, मुझे जनवरी ऑनवर्ड्स इनका बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। इन्होंने जितना भी तकलीफ किया, जो भी जिससे भी मसले से गुजरे होंगे, ये वो ख़त्म है, उसकी एंडिंग है। तो अगर ये शहर तब्दील करते हैं तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इनको कहिएगा गुस्सा थोड़ा सा कम किया करें, ये जज्बाती हैं, बहुत लोगों से सीरियस हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इनके लिए ज़रा नुकसानदेह साबित होता है। मगर ये काम में अपने जो है ना, इनका कोई मतलब। ठीक है, एक और मेरे पास मैसेज आया हुआ है, रज़ा हैं, और ये नौकरी और शादी में जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इनका ये थॉट प्रोसेस है कि जी पहले नौकरी ज़रा हो जाए ठीक ठाक, फिर शादी की जाए। घर वाले जो कहते हैं कि नहीं जी पहले शादी कर ली जाए और उसके बाद आप, वो कहते हैं ना कि नहीं जी कहें पहले आप अपना फाइनेंशियली सेटल्ड हो, कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जॉब कीजिए, बाद में ठीक है ना शादी सेकंड उस पर लेकर आए। ये नहीं कि पहले शादी बाद में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, नहीं, पहले नौकरी बाद में छोकरी, ये उनको कहिए मशवरा। अच्छा आज़ाद कश्मीर से एमन हमारे साथ है। जी एमन, अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइए। मैं ये बता रही थी कि मेरे पूछना था 19 जनवरी 2002 का कैप्रिकॉन जी का सवाल था कि बहुत चीजें रुकी हुई हैं, तो वही पूछना चाह रही थी कि क्या कोई बेहतरी आ रही है? सवाल दोबारा रिपीट करेंगी आप? क्या इशू आ रहा है आपको? नहीं आ रहा।
ये पूछना चाह रही थी कि कैप्रिकॉर्न का मुझे बता दें कोई कि काफी बेहतरी कोई आ रही है। अच्छा कैप्रिकॉर्न की कोई बेहतरी आ रही है, ठीक है बताते हैं जी अजीम भाई। देखें अब ये समझ रही हैं मैं कैप्रिकॉर्न हूं कि मेरा सन साइन ये है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी कह जाती है वो आप कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से डेट पे, कितने बज के कितने मिनट पे, कौन से शहर में पैदा हुए, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हवाले से ये तक देखा जाता है। उस पे जो आपका राइजिंग सन होगा, वो राइजिंग मून या असेंडेंट होगा, वो देखा जाएगा। ये हम कहते हैं सन साइन कि जी सन में घर में था तो मैं कैप्रिकॉर्न हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। वो आप पे बैठती नहीं वो वाली एस्ट्रोलॉजी। तो इनको कहिएगा आपको ईमेल कर दें और आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो मैं इनका मून साइन और असेंडेंट करूंगा। मगर ओवरऑल जनरली जो इनका सवाल है कैप्रिकॉर्न का कैसा होगा, तो देखें कैप्रिकॉर्न जो मेरी नज़र में है वो अभी तकरीबन आप समझ लें कि अच्छे उसमें नहीं चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इनको प्रेशर है, इनको मतलब इनके काम बहुत स्लो डाउन हुए हुए हैं। मगर अब ये ज़रूर है कि ये जो जनवरी मिड से ये थोड़ी सी चेंजेस आएगी, थोड़े से ये बाहर निकलेंगे, अपने इनके काम बनेंगे, कुछ इनको मई से भी फ़र्क पड़ेगा, जनवरी से भी फ़र्क पड़ेगा। तो जो इनका सवाल है कामों में रुकावट, अब जाहिर है अक्सर लोगों के शादी से या फाइनेंशियली उससे ही सवालात होते हैं, तो जनवरी मिड से थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होंगे। अच्छा, मिसेस अहमद लाहौर से हमारे साथ हैं जी। मिसेस अहमद अपना सवाल बताइए। जी मेरे ना हस्बैंड की जो है वो मेरी शादी की ना 1 साल बाद ना सोचता ना काम में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो तब से एक कंपनी में थे, उन्होंने उनकी जगह किसी और को रख लिया। टू इम्पोर्ट बेसिकली करते थे स्पेयर पार्ट्स उसके रेलवे के, लेकिन तब से बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है। अब उन्होंने केस भी फाइल किया कंपनी के रिलेटेड कि उनकी जितनी थोड़े से जो मनी या पेमेंट रहती थी वो अभी तक वो लिंगर ऑन बस वो कर रहे हैं केस को, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आप मुझे बताएं कि कब तक ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मिसेस अहमद ये जो लिंगरिंग ऑन हो रही है, ये कब से कितना अरसा हो गया इसको? ये तो अब ये 2019 से चल रहा है अभी तक, मतलब वो लिंगर ऑन कर रहे थे। वो कहते हैं कि मतलब ये बताइए है ये बहन, ये बताइए कि आपके घर में किचन किधर है? ईस्ट पे है, वेस्ट पे है, नॉर्थ पे है, साउथ पे है, कहाँ है? किचन ईस्ट है, वो बिल्कुल ही सन की ना ऑपोजिट वाली साइड पे, मतलब ईस्ट पे है, जहाँ वेस्ट पे? से सन शुरू, जी जहाँ से सन निकलता है वहां से अपोजिट है, यानी कि किबले की तरफ है। किबले की तरफ है। नहीं, किबला तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। किबले के ऑपोजिट है। किबला इस साइड पे है तो वो बिल्कुल जी आप कह सकते हैं, मतलब सूरज निकलता है वहां पर है। जी इस टाइप कैसे ये कह सकते हैं आपके, मतलब जब हम किबले की तरफ हमारी बैक आती है। हाँ मैं समझ गया। आप एक काम कीजिए, एक वो जीरो के बल्ब आते हैं मार्केट में, बड़े इजीली मिल जाते हैं जीरो के बल्ब, उसमें वो ग्रीन वाला एक बल्ब होगा, ठीक है, वो आप अपने किचन में लगा दें और उसको जलता छोड़ दें, मतलब डे नाइट उसको ना आप ऑन रखें उसको। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, आपने, चले मैं फिर भी बता देता हूं, आपने देखा होगा घर में एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को आपने बड़ा क्लियर रखना है। अगर उधर कोई वॉशरूम है, कोई स्टोर बना हुआ है, तो खुदारा उसको वॉशरूम को यूज ना करें, और स्टोर वगैरह तो उसको क्लियर करें। ठीक आपका है, दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है अजीम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मौजूद, तो आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं और कल आप क्या देख पाएंगे उसका छोटा सा टीजर हम आपको दिए जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।